एक कहावत आप सभी लोगों ने सुनी होगी, बचपन में क्या जवानी में बुढ़ापे में हमेशा आप ये बात सुनते आएंगे कि भाई लालच बुरी बला है, लालच मत करो। किसी भी चीज का लालच करना जो है वो गलत है। अब सुनने में और समझने में बहुत अंतर होता है। सुन सबने लिया, इस कान से सुना और उस कान से निकाल दिया, लेकिन कितने लोग इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपनी जिंदगी में, ये बहुत बड़ी बात है। आज की जो कहानी है ये भी एक ऐसे ही लालच से जुड़ी हुई है, जहां पर अगर मां बाप का लालच बीच में ना आता तो यहां पर एक ऐसी घटना को टाला जा सकता था जिसके चलते एक इंसान की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई और एक ऐसा जख्म बाकी घर वालों को मिला और एक ऐसी सच्चाई से उनका सामना हुआ जिससे वो मुंह नहीं फेर सकते। तो क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो कहानी है बेसिकली अभी और रिमी की। अभी और रिमी ये बचपन से एक दूसरे को जानते थे, ठीक है, और स्कूल के वक्त में भी कुछ टाइम तक तो ये लोग साथ में पढ़े, बट कॉलेज जो था वो इन्होंने एक साथ ही पूरा किया था और एक ही क्लास में थे और एक ही कोर्स इनका था, तो हमेशा उठना बैठना भी रहता था। घर वाले जो थे दोनों ही फैमिलीज के, वो भी एक दूसरे को जानते थे। अब थोड़ी सी इधर बात जो है वो रिमी के बैकग्राउंड के बारे में कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। रिमी की जो फैमिली थी ना वो बहुत अमीर थी, काफी ज्यादा अमीर थी। इसके साथ में एक बात ये थी कि रिमी जो थी वो एक बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करती थी। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही बैकवर्ड कास्ट की थी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अभी जो एक शर्मा था यानी कि ब्राह्मण था, उसके सामने वो एक बैकवर्ड कास्ट की ही थी, क्योंकि भाई ब्राह्मण से बढ़कर तो कोई भी नहीं है सोसाइटी में जिस हिसाब से हायरार्की डिस्क्राइब की जाती है। तो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो लोग एक दूसरे का खाना वगैरह या फिर एक दूसरे के घर में आते जाते नहीं थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। अभी और रिमी का सिलसिला इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन दोनों को एक दूसरे से हो गया प्यार। अब ये प्यार जो था, इन लोगों को ये बात मालूम थी कि घर वाले इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, घर वाले टांग नहीं अड़ाएंगे। बात दोनों बच्चों को मालूम थी कि भाई घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि जो अभी की फैमिली थी वो इस तरीके की थी ही नहीं कि भाई पिछड़ी जात या फिर इन सब बातों में माने। लेकिन मैं ये बात बता क्यों रहा हूं, क्योंकि ये चीजें सामने आने वाली हैं। रिमी जो थी वो थी मांगलिक, अभी ऑन द अदर हैंड था नॉर्मल लड़का। तो भाई जैसे ही शादी की बात आई, दोनों बच्चों ने कह दिया अपने घर वालों को कि भाई हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये सारी बात है। अभी की फैमिली भी मान गई, रिमी की फैमिली भी मान गई। रिमी की फैमिली लालची नहीं थी, लेकिन अभी की फैमिली जो थी वो दिखती कुछ और थी और थी कुछ और। ये बात अभी को बाद में मालूम चली, क्योंकि माँ बाप बच्चे के सामने थोड़ी ऑड बिहेव करेंगे या उसके सामने थोड़ी इधर विलन बनकर सामने आएंगे। तो जैसे इधर शादी तय हुई, इधर जो अभी के फादर थे उनके मन के अंदर आ गया लालच। वो जानते थे कि भाई रिमी के फादर जो है वो करोड़ों के मालिक हैं और दहेज हम इनसे अच्छा खासा वसूल कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अभी इस किस्म का लड़का नहीं था जो इन सब बातों में माने। तो उसके फादर तो जानते थे कि ये लड़का जो है, ये दहेज वाली बात तो सामने लाऊंगा अगर मैं तो ये मानेगा नहीं। तो उन्होंने एक दूसरा पैंतरा आजमा लिया। उन्होंने कहा बेटा हम तेरी शादी रिमी से नहीं कराएंगे क्योंकि लड़की है मांगलिक, और तुझे याद होगा तेरे जो मामा थे उन्होंने लव मैरिज करी थी मांगलिक लड़की से, और वो लव मैरिज जो थी उनकी सिर्फ 70 दिन चली थी। 70 दिन के बाद में वो आदमी मर गया था। उनके मामा के साथ में इंसिडेंट हुआ था, अचानक से उनकी मौत हो गई थी। कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं था, गाड़ी से जा रहे थे, गाड़ी का नॉर्मल एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। लेकिन दोष लड़की के ऊपर आ गया कि भाई ये तो मांगलिक थी और इसके चलते ऐसा ऐसा हुआ। अभी ने कहा पापा ये सारी जो बातें हैं मांगलिक वाली ये तो सॉल्व हो सकती है, पूजा पाठ होते हैं और ये सब चीजें जो है सॉल्व हो सकती हैं, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, हमें तेरी शादी रिमी से करवानी ही नहीं, और हमें लगता है कि ये लड़की जो है ज्यादा मॉडर्न है और लव मैरिज ना टिकती नहीं है। अब तू मुझे चाहे कुछ भी समझ, लेकिन बेटा शादी तो मैं तेरी इससे नहीं कराऊंगा। उन्होंने कहा भाई ये चीज तो गलत है, मैंने उससे वादा किया था और पहले आप भी तैयार थे और अब आप मुकर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी को लगा कि सारी बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है इधर मांगलिक वाली ही है। तो एक काम करते हैं, मैं इस लड़की की जो कुंडली है और अपनी कुंडली जो है ये किसी पंडित से मिलवा लेता हूँ, ये उसने मन में सोचा, और जो दोष वगैरह होता है मांगलिक वगैरह का ये मैं उतरवा लेता हूँ।
तब तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो उसने ये सोचा कि मैं अपने फादर से इस बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। फादर वैसे ही बहुत गुस्से में थे और मदर जो थी उनकी कुछ चलती नहीं थी फादर के सामने। जैसा होता ही है भाई टिपिकल इंडियन हाउस होल्ड के अंदर कि भाई आदमी है तो उसका ही सब कुछ राज चलेगा और औरत की कोई इधर इज्जत करता नहीं। तो उसके बाद में वो एक पंडित पर गया और पंडित को उसने सारी बात बता दी। पंडित ने कहा, देख बेटा, ये बात तो पक्की है कि अगर तेरी शादी रिमी से हुई तो तू 1 साल के अंदर अंदर मर जाएगा। इस बात में कोई दोष नहीं है, मैंने तेरी कुंडली देख ली है और इस लड़की की भी। लेकिन इधर सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो मांगलिक वाला जो दोष है वो इस लड़की के ऊपर से नहीं उतरवाना, वो उतरवाना है तेरे ऊपर से। लड़की जो है उसको तो हम अपनी तरफ से सही कर ही देंगे, उसका जो दोष है वो तो उतर जाएगा, लेकिन जो तेरे ऊपर का दोष है वो भी काफी खतरनाक है। तो उसने कहा, बाबा फिर मैं क्या करूं? उसने कहा, देख, इधर एक जंगल है, वहां पर कई सारे बबूल के पेड़ हैं। अब उन बबूल के पेड़ों में से किसी भी एक पेड़ से तेरी शादी करवा दी जाएगी। वो पेड़ जो होगा वो सूख जाएगा। अगर वो सूख जाता है तो तू ये समझ ले कि तेरे ऊपर का जो दोष है वो उतर चुका है। अब ये कोई चीज नहीं तो है नहीं, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी पीपल के पेड़ से शादी, कुत्ते से शादी, बिल्ली से शादी, ये सारी चीजें होती हैं और इंडियन रिचुअल्स में ये चीजें बहुत कॉमन है। हिंदू धर्म में काफी ज्यादा ये चीजें कॉमन है कि भाई दोष इधर उतरवा दो। और ऐसा भी देखा गया है कि कई बार वो जो चीजें होती हैं जिनसे शादी करवाई जाती है वो मुरझा जाती हैं, मर जाती है, बीमार हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ भी हुआ था। उन्होंने भी कहा कि भाई बबूल के पेड़ से तेरी शादी कराई जाएगी। उसके घर के पास में ही कुछ यहाँ पर 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट टाइप का था। फॉरेस्ट नहीं कहूंगा उसको, फॉरेस्ट टाइप की वो जगह थी। ऐसा नहीं कि जंगली जानवर वगैरह वहां पे रहते हो, लेकिन पेड़ पौधे बहुत घने थे, सांप वगैरह होने का यहाँ पे खतरा मंडराता था। वहां पर वो दिन के वक्त में चला गया पंडित के साथ। अब पंडित के साथ जब वो गया, पंडित ने यहां पर देखा कि जो बबूल के पेड़ हैं वो एक लाइन में लगे हुए हैं सीधे, जैसे उनको किसी ने प्लांट किया हो। ये चीज काफी अजीब लगी पंडित को देखने में कि भाई ये क्या मामला है, आखिर ऐसा कौन करता है। फिर भी उसने कहीं ना कहीं सोचा, चलो जो भी है इस बात को आया गया सा किया जाए और किसी एक पेड़ से इसकी मैं शादी करवा दूं। रिमी भी वहां पे मौजूद थी। जब वो एक पेड़ पर गए तो पेड़ जो था वो जला हुआ था। जला हुआ इन द सेंस उसकी जो ब्रांच थी ना, बेसिकली उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ पर आग वगैरह जलाई है या इसको जला करके राख करने की कोशिश की है। उसको बड़ा अजीब लगा पंडित को, और अभी को भी ये चीज अजीब लगी। उसने कहा, पंडित जी ये पेड़ सही तो है ना, कहीं भूत प्रेत चुड़ैल डायन का कोई वास वगैरह तो ना हो। उसने कहा, बेटा मुझे तो इस पेड़ में गड़बड़ लग रही है, एक काम करते हैं, हम किसी दूसरे पेड़ को देख लेते हैं। इतने सारे पेड़ लगे तो हुए और सारे बबूल के हैं। तो उसने कहा ठीक है भाई। अब दूसरे पेड़ पर वो लोग जब गए तो भी थोड़ा सा जला हुआ था और ये सारे निशान जो थे सभी पेड़ों पर थे। उससे बड़ी हैरानी हुई पंडित को, और उसने देखा कि एक आदमी यहाँ पर आ रहा है पेड़ काटने के लिए। तो उसे लगा ऐसा होगा कि ये लोग पेड़ वेड़ काटते होंगे या पेड़ वेड़ को जलाते होंगे, तो उसी के चलते ये सब कुछ होता होगा। उसने उस आदमी से पूछा भी कि तुम यहाँ पर पेड़ वगैरह काटते हो, इनको जलाते हो? उसने कहा हाँ जी हम जलाते हैं। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि क्या तुम बबूल के पेड़ को काटते हो या इसको जलाते हो, ये उसने नहीं पूछा। अब कोई इंसान कितना ही पूछ लेगा। पंडित अपनी तरफ से एश्योरिटी कर चुका था, अभी भी अपनी तरफ से एश्योरिटी, और रिमी भी खुश थी। उसकी शादी यहां पर एक बबूल के पेड़ से कराई गई। वो बबूल का पेड़ जो था उसको जब ऊपर उन्होंने देखा तो वो काफी घना था, बाकी पेड़ों से काफी अलग था। वो उस पेड़ के साथ में अभी यहां पर बैठ गया। जैसे ही वो उस पेड़ के पास में बैठा और जो उसकी कमर थी उसको इधर बांधा गया, जैसे फेरे वगैरह लेने के लिए बांधते हैं ना, लड़का लड़की को बांधते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से जैसे उसकी कमर पे उस चीज को बांधा गया, तो अभी को यहां पर किसी की सांस अपने कानों पर महसूस हुई, जैसे कोई शख्स यहां पर खड़ा हो और उसके बिल्कुल कान के वो पास हो। उसको ये चीज महसूस हुई तो उसको लगा ये कहीं रिमी तो नहीं, क्योंकि रिमी इस तरीके की प्रैंक करती थी। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो सचमुच रिमी ही खड़ी थी। उसको लगा चलो ठीक है। पंडित जो था वो यहां पर मंत्र पढ़ने लगा। इतने में उसके कान पे एक
आवाज गूंजी, अब जल्द ही तुम मेरे हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुम्हें बहुत बहुत खुश रखूंगी। ये बात उसके कानों में गूंजी। उसने पेड़ की तरफ देखा, रिमी वहां पर नहीं थी। रिमी तो पंडित के साथ में खड़ी थी, तो अब कोई प्रैंक वगैरह नहीं था। अभी ने सोचा, ये कहीं मेरे मन का वहम तो नहीं, क्योंकि ये मैं कुछ ज्यादा ही इस बबूल के पेड़ के बारे में सोच रहा हूं, कहीं ये वहम तो नहीं। और अगर ये सच हुआ तो दोनों ही बातें उसके दिमाग में खटक रही थी। अब इधर एक बात मैं आपको बता दूं, जब चुड़ैल साधना की जाती है ना, बहुत तरीके की साधनाएं होती है। इधर पिशाच साधना भी होती है, प्रेत साधना भी होती है, कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, इसी के साथ साथ एक होती है चुड़ैल साधना। अब चुड़ैल साधना जो होती है, ये होती है 41 दिन की, और इसका एक छोटा सा प्रोसीजर बता रहा हूं बस आपको, डिटेल में नहीं बात कर रहा। ये जो होती है चुड़ैल साधना, ये बबूल के पेड़ पर होती है। अब डॉट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? बबूल के पेड़ पर 41 दिन तक जाओ, वहां पर रात के वक्त में एक लोटा जो है पानी बबूल के पेड़ के चारों तरफ डालो, और जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है, मंत्र वगैरह जो होते हैं, वो बैठ करके वहां पर पढ़ो 41 दिन तक। जैसे ही साधना 41 दिन पे आएगी तो आपको किसी औरत की मौजूदगी महसूस होगी, और अगर आप उसके जाल में फंस गए तो वो आपको मार डालेगी। लेकिन अगर आपने उससे कुछ वादे ले लिए तो वो आपकी गुलाम बन जाएगी, और वो होती है चुड़ैल। बबूल के पेड़ पर चुड़ैल पाई जाती है, ये चुड़ैल साधना का नियम है। लेकिन यहां पर तो कोई 41 दिन की साधना नहीं थी, यहां पर तो सिर्फ शादी करने की बात थी। लेकिन जो शादी का रिचुअल होता है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। उसको ये आवाज महसूस हुई, उसने ये बात किसी को बताई नहीं। पंडित ने सारे मंत्र पढ़े जो यहां पर एक लड़का लड़की की शादी के लिए पढ़े जाते हैं। उसके बाद में उसने कहा, अभी खड़े हो और इस पेड़ के 7 बार चक्कर लगाओ, और उसके बाद में शादी संपन्न हो जाएगी। ये लड्डू है, ये लड्डू जो है, ये इसकी ब्रांच पर ऐसे लटका देना, मतलब चिपका देना उसको, जैसे मीठा खाते हैं ना शादी के बाद में, बस उसके बाद में शादी संपन्न। उसने कहा ठीक है। वो खड़ा हुआ, उसने यहां पर 7 फेरे लिए। यकीन मानो अभी को अच्छे से याद था, एक एक फेरे में उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके आगे एक औरत चल रही है, दिख नहीं रही, लेकिन उसकी मौजूदगी वहां पे है। 4 फेरों तक तो वो चली आगे, उसके बाद में जो अभी था वो आगे आ गया, और उसको ऐसा महसूस हुआ कि बाकी के 3 फेरों में वो औरत उसके पीछे है। यानी बात सीधी थी, जो भी शख्स वहां पर मौजूद था वो अभी से बंध चुका था। अब कोई भी औरत अगर चुड़ैल बनती है तो कहा जाता है कि उसकी कुछ डिजायर्स होती हैं जो पूरी नहीं हो पाती जीते जी। या तो वो औरत प्रेग्नेंट हो तब उसको मार दिया जाए, या वो औरत इधर प्यार में हो तब उसको मार दिया जाए, या फिर औरत को अगर बबूल के पेड़ से बांध करके मार डाला जाए या फिर उसके आसपास मार दिया जाए, तो वहां पर वो औरत चुड़ैल बन जाती है। आपको याद होगा मैंने एक बात कही थी, वो सारे बबूल के पेड़ एक लाइन में थे, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। वहां पर एक चुड़ैल मौजूद नहीं थी, वहां पर कुल मिलाकर के 17 चुड़ैलें मौजूद थी। वो सारे पेड़ जो थे, वो सारे पेड़ यहां पर श्रापित थे, और इसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि वहां पर कुछ अजीबोगरीब नहीं होता था। ऐसा नहीं कि कोई आया तो मर गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब तक इन चीजों से आप खुद पंगा ना लें तब तक ये आपको हानि नहीं पहुंचाती। उन्होंने कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन जिस पेड़ से उसकी शादी हुई थी, वो चुड़ैल जो थी वो सबसे ज्यादा ताकतवर थी। खैर, उसकी शादी संपन्न हुई, उसने यहां पर मीठा जो था वो उसकी ब्रांच पे लगा दिया। अब वो लोग यहां पर जा रहे थे, वापस जा रहे थे। अभी ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे दिखाई दिया वो लड्डू जो है वो वहां पर नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं था कि वहां पर कोई जानवर हो जो 6 फुट तक की छलांग मार करके उस लड्डू को खा गया हो, ऐसा नहीं था। और जिस इलाके में उन्होंने ये सब कुछ किया था वहां पर सांप वगैरह थे भी नहीं, बाकी जंगल में जरूर थे लेकिन उधर नहीं थे। अभी वापस आया और आकर के उसने अपने घर वालों को ये बात बता दी कि भाई देखो, जो भी इधर दिक्कत थी वो दूर हो चुकी है, और अब वो जो पेड़ है वो भी यहां पर सूखना शुरू हो गया। एक दिन हुआ उससे शादी करे हुए, और उन्होंने घर वालों ने जाकर के देखा था
कि वो पेड़ जो था वो सचमुच सूख चुका था। यानी कि दोष तो अभी के ऊपर था, ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसके ऊपर दोष ना हो, दोष था उसके ऊपर, लेकिन कहीं अनजाने में उससे एक ऐसी गलती हो गई जिसे अब वो रिवर्स नहीं कर सकता था। उसने एक चुड़ैल से शादी करी थी अपनी मर्जी से। लेकिन उसके फादर जो थे वो तो अभी भी लालची थे ही। उनका तो ये मकसद था ही नहीं कि इन लोगों की शादी, उनको तो पैसा चाहिए था और वो जानते थे लड़का दहेज लेगा नहीं। तो ये बात अब सामने आ ही गई। उसके फादर ने कहा, देख बेटा ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैं शादी अप्रूव नहीं करता। अभी ने कहा ठीक है, नहीं करनी कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना। और उसने डिसाइड कर लिया कि हम लोग यहाँ पर जो है भाग करके शादी कर लेंगे। वो दोनों यहाँ पर निकल गए, अपने कुछ दोस्तों के साथ में निकल गए उत्तराखंड के लिए। वहाँ पर उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर जाएंगे और आती बार कहीं ना कहीं ऋषिकेश या फिर हरिद्वार में हम लोग यहाँ पर शादी अपनी कर लेंगे। ये उनका प्लान था। अब उनका प्लान गलत अपनी जगह पे नहीं था। वो लोग जब यहाँ पर जा रहे थे, दोनों रिमी और अभी बाइक पर जब जा रहे थे, तो जब वो अपने दोस्तों से मिले तो वहां पर उनके एक दोस्त ने अभी को कहा, अभी ये तीसरी लड़की कौन है, तेरी दोस्त है क्या, मुझे मिला ना इससे। अभी ने कहा, पागल हो गया, तूने दिन में पी ली है क्या, भांग वांग चढ़ा रखी है, कौन तीसरा इंसान भाई, यहाँ पे कोई लड़की वड़की नहीं है, तू इतना डेस्परेट है ना, इतना सिंगल है कि तुझे हर जगह से लड़की दिखाई देती है। उसने कहा, देख अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, तेरे साथ में एक लड़की खड़ी है। अभी ने कहा, कहां पे, कह रहा ये इधर खड़ी हुई है राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट में तो रिमी है। अभी ने कहा, पॉसिबल ही नहीं है। इसी के साथ साथ उस दोस्त ने यह भी कहा कि उसने तेरा हाथ जो है वो ऐसे पकड़ रखा, जैसे हाथ के अंदर हाथ नहीं डालते थे, जैसे कपल पकड़ते हैं एक दूसरे का हाथ, इस तरीके से उसने हाथ पकड़ रखा है। और अभी तुझे ये चीज महसूस क्यों नहीं हो रही, तू पहले मुझे इस बात का जवाब दे। अभी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका दोस्त बोल क्या रहा है। बात ऐसे ही हंसी मजाक में उड़ा दी गई और लोगों ने यही बोला कि तू तो भाई शराबी है। वो दोस्त जो था वो शराबी था, तो कहा भाई तू तो शराबी और तुझे ये सारी चीजें दिखती रहती हैं और ये सारी बातें हैं। वो लोग वहां पर गए उत्तराखंड में, वो लोग थोड़े दिन घूमे फिरे, 4-5 दिन बेसिकली, और अपने दोस्तों के साथ वो घूम रहे थे। लगातार वो दोस्त यही बात बोल रहा था कि वो लड़की जो है वो तेरे साथ में है, और जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं ना तो वो मंदिर वगैरह के आसपास नहीं दिखती, बाकी वो हर वक्त तेरे साथ रहती है। तू यकीन मान, जब तू होटल में भी जाता है ना, वो कभी रिमी के साथ में एक साथ होटल में नहीं रहा था। वो रिमी का कमरा अलग था और अभी का कमरा अलग था। अभी ये जानता था कि भाई शादी से पहले कुछ भी नहीं अजीबोगरीब हमें करना। तो उसने ये बात भी कही उसके दोस्त ने कि तू जब अपने कमरे में जाता है तो तेरे साथ में वो लड़की जाती है, और कोई इंसान 24 घंटे नशे में नहीं रह सकता। उत्तराखंड में आकर के जब मुझे मंदिर घूमने हैं तो मैं भी इतना समझदार हूं कि मैं दारू ना पीऊं, सिगरेट ना पीऊं, इतना तो मैं भी समझता हूं। भगवान में मानने वाला इंसान तो मैं भी हूं। तो भाई मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा। अभी को भी ये चीज महसूस तो हुई थी बबूल के पेड़ के वक्त पे, लेकिन ये बात उसने शेयर नहीं करी। अब ये सारी बातें आगे खुलने वाली थी, वो तो खुलेंगी ही। खैर थोड़े दिन वो लोग घूमे, उसके बाद में वो दोस्त जो था वो कहने लगा, अभी तू ना एक काम कर, मेरे साथ ना एक अघोरी पर चल, देख कोई ना कोई आफत मंडरा रही है, अगर हमने इसको अभी सॉल्व नहीं किया ना तो ये आफत इतनी ना बढ़ जाए कि ये तेरी जान ले ले। देख मुझे ऐसा लगता है उस लड़की के हाव भाव देख करके कि वो कोई चुड़ैल है। देख मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, उसके पैर मुझे दिखाई नहीं देते, हो सकते हैं उसके पैर उल्टे हों, तू चाहे तो मेरे साथ चल सकता है। अभी इन सब बातों में मानता था, उसने कहा हाँ चलो बिल्कुल चलो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो भी जानता था कि उसके साथ में क्या हुआ है। उसने ये सारी बातें भी बताई थी कि भाई मेरी शादी बबूल के पेड़ से हुई थी, तो दोस्त ने भी कहा कि बबूल के पेड़ पर ही इधर चुड़ैल का वास ज्यादातर देखा जाता है। तो आग में एक तरीके से घी डालने वाली बात हो गई है। तो भाई अब तो जो शक था वो यकीन में इधर तब्दील हो रहा था। जब अघोरी पर जाने की बात हुई तो उसने कहा एक काम करते हैं, कल सुबह 9 बजे मैं यहाँ पर एक अघोरी को जानता हूँ उत्तराखंड जैसी पावन जगह पर, तो ये सब लोग तो मिल ही जाते हैं आसानी से। तो उसने कहा सुबह 9 बजे हम लोग चलते हैं। उसने कहा ठीक है। अगले दिन सुबह 9 बजे उसका दोस्त जो था उसने आकर के मना कर दिया। उसने कहा देख अभी मैं ना तेरे साथ मजाक कर रहा था और मुझे बस ये देखना था कि तू कितना ज्यादा सीरियस होता है, और तू तो भाई काफी ज्यादा सीरियस हो गया। अब कोई आदमी अगर मजाक करेगा ना
और इस तरीके से मजाक को रिवील करेगा कि मैंने मजाक तेरे साथ किया था, तो वो चीज ना पता चल जाएगी। लेकिन उसकी आंखों में अभी डर था और ये बात साफ थी कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। अभी को देरी नहीं लगी, उसने साफ कह दिया कि तू झूठ बोल रहा है। उसने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सचमुच तेरे साथ मजाक कर रहा था। अब असल में बात क्या हुई थी कि जो अभी का दोस्त था उसको सपने में वो औरत दिखाई दी थी और उस औरत ने उसके पूरे खानदान की कुंडली निकाल करके रख दी और ये कहा कि एक एक को पूरी तरह से तबाह करके रख दूंगी, तड़पा तड़पा के मारूंगी अगर तू मेरे और अभी के बीच आया। तू उसका दोस्त है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। रिमी उससे शादी करना चाहती है, मुझे इससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तुम लोग बीच में आए तो अंजाम मौत। इसीलिए उसने अगले दिन यह बात बोली थी कि भाई मैं तो तेरे से मजाक कर रहा था। अभी ने सोचा क्या पता मजाक ही कर रहा हो, इस बात को भी आया गया सा कर दिया गया। उसके 2-3 दिन के बाद में अभी के घर वालों की कॉल आ गई। अभी के घर वालों ने कहा, खास तौर से अभी के पापा ने, कि बेटा मुझे माफ कर दो और ये जो दहेज वगैरह की बात थी इसको साइड में रखो और तुम आ जाओ, वापस आ जाओ और तुम जैसे चाहते हो तुम्हारी शादी करवा देंगे। उसने कहा ठीक है। अब जब ये शादी की बात हुई तो अचानक से अभी की तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि शादी तो भाई रिमी से ही होगी, ये बात तो पक्की थी। और वो औरत जो थी वो इधर शादी अभी की रिमी से नहीं करवाना चाहती थी। रिमी उसके साथ रहे, उसको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर रिमी उसकी जगह ले ले ये उसे न गवारा था। तो अभी अपने घर वालों के पास में पहुंच गया और ये सारी बातें डिस्कस हो गई। उसका बुखार नहीं उतर रहा था, 3 दिन हो चुके थे, लगातार उसको 103 डिग्री बुखार बना हुआ था। हाँ ये जरूर होता था कि कम ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर्स ने कहा कि ये उतर जाएगा, बाकी कोई अजीबोगरीब सिम्टम वो शो नहीं कर रहा था। घर वालों पे वो पहुंचा, घर वालों ने शादी की सारी अरेंजमेंट कर दी। उसके फादर ने यहां पर एक बात बहुत शॉकिंग बोली। उसने कहा बेटा वो लड़की जो दरवाजे पे खड़ी है तेरी दोस्त है क्या? रिमी बेटा तुम्हारी दोस्त है, उसको बुलाओ ना, देखो 5 मिनट से वहां पे खड़ी हुई है और उदास सी दिख रही है मुझे, उसको बुलाओ इधर, वो वहां क्यों खड़ी है? रिमी और इसी के साथ साथ अभी ने जैसे ये बात सुनी उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि यही तो बात उनके दोस्त ने उत्तराखंड में बोली थी और ये बात अब उनके फादर बोल रहे हैं। ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि ये कोई प्रैंक नहीं है, किसी भी तरीके से प्रैंक नहीं है, क्योंकि अभी के फादर इस तरीके का घिनौना मजाक कर ही नहीं सकते। अभी ने कहा पापा वहां पे कोई लड़की नहीं है। उन्होंने कहा बेटा वो है और मुझे दिख रहा है कि वो रोने वाली हो रही है और इसी के साथ साथ उसके चेहरे पर एक गुस्सा भी है। अब तू मुझे बता कि वो लड़की कौन है? उसने यहां पर बहुत बार बोला और रिमी ने भी बोला हमें नहीं पता कि आखिर ये लड़की है कौन। तो इधर जो अभी के फादर थे उनको लगा कि जो बबूल के पेड़ से शादी हुई है उस रिचुअल के चलते ही यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो वहां पर वो उस पंडित को बुला लाते हैं और पंडित को ला करके सारी बात बताते हैं। पंडित ने कहा देखिए हो सकता है कि यहाँ पर कोई दिक्कत पैदा हो गई हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप घबराइए मत, बेफिक्र हो जाइए। छोटी सी पूजा होगी, उसके अंदर जो भी आत्मा इससे अटैच हुई होगी वो अपने आप चली जाएगी। उसने वो पूजा वगैरह करी और उसको लगा कि अब जो ये दिक्कत है ये दूर हो जाएगी। सभी को ये चीज लगी, लेकिन वो दिक्कत दूर नहीं होने वाली थी। अब यहां पर शादी की डेट दिन प्रतिदिन पास आ रही थी। अचानक से जो रिमी थी उसकी तबीयत खराब होने लगी, वो बहुत बीमार रहने लगी, अपना मेंटल बैलेंस वो खोने लगी। अभी से उसके झगड़े शुरू हो गए, इसी के साथ साथ अभी के पेरेंट्स को वो गालियां बकने लगी, घर में वो चिल्लाती चीखती और वो भी ये बात बोलती कि मुझे यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है जो मेरे खानदान को मारने की धमकी देती है। और उसने ये बात साफ कर दी कि अभी मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी और मुझे अब तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। उसने ये शादी खुद ही कैंसिल कर दी और कमाल की बात है जब उसने शादी कैंसिल करी उसके महज 3 दिन के अंदर अंदर वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जो लड़की यहां पर दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी, इसका शरीर यहां पर बीमारियों का घर बन चुका था। डॉक्टर्स ने ये तक कह दिया था कि इसको बड़े से बड़े डॉक्टर पर आप कंसल्ट कर लीजिए, तब भी ये लड़की जो है ठीक नहीं होगी। वो अचानक से यहां पर ठीक हो गई। तो ये बात पक्की हो चुकी थी कि अभी के साथ कोई गड़बड़ है।
अब अभी के जो पापा थे उन्होंने यहां पर अभी के दोस्त से बात करी और पूछा कि बेटा तू बता, उत्तराखंड में जो तुझे वो औरत दिखाई दी थी वो तू इसके साथ मजाक कर रहा था या वो बात सच थी? उसने कहा अंकल देखो वो बात सच थी, और उसने सारी बात यहाँ पे बता दी। इसके बाद में अभी से भी पूछा गया कि बबूल के पेड़ वाली जो इधर घटना हुई थी वहां पे क्या क्या हुआ, तो उसने भी ये बात बता दी कि मुझे वहां पे किसी औरत की प्रेजेंस फील हुई थी और उसने मेरे साथ में यहाँ पर 7 बार फेरे भी लिए। तो उन लोगों ने यही बोला कि भाई तू पहले हमें ये बात बता देता, आखिर अगर तू पहले हमको ये बात बता देता तो इस समस्या का निवारण तो हो जाता। अभी इससे पहले कुछ बोलता, इतने में उन तीनों लोगों को एक आवाज सुनाई दी, समस्या नहीं हूं मैं, इसकी बीवी हूं। अगली बार समस्या बोलने की जुर्रत मत करना। तुम अगर अपना भला चाहते हो, यह आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, तुम अगर अपना भला चाहते हो तो इसको और मुझे अकेला छोड़ दो। हां, मैं वही हूं जो तुझे उस दिन दरवाजे पे खड़ी हुई दिखाई दी थी। और इसी के साथ साथ अभी के दोस्त को उसने कहा, हां, मैंने कभी इसे अकेला नहीं छोड़ा, ये सिर्फ मेरा है। इसने एक बात नहीं बताई ना तुम्हें, रात में मैं इसे दिखती थी, लेकिन ये उसे सिर्फ मन का वहम मानता था। अब असल में बात क्या थी कि उसको यहां पर स्लीप पैरालिसिस हुआ था उत्तराखंड में। वो लोग यहां पर कुछ 5-7 दिन रहे थे उत्तराखंड में, हर बार उसको स्लीप पैरालिसिस हुआ था। और स्लीप पैरालिसिस की खास बात बता देता हूं आपको, उसके अंदर आपको ऐसा फील होता है कि आपके जिस्म के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई औरत बैठी हुई है। ये कोई भूत प्रेत वाला चक्कर नहीं है। जब भी स्लीप पैरालिसिस ज्यादातर लोगों के साथ होता है तो उनको ऐसा फील होता है। स्लीप पैरालिसिस के अंदर ब्रेन तो कॉन्शियस हो जाता है लेकिन बॉडी उस वक्त पर एक्टिव नहीं होती, तो इस वक्त पे स्लीप पैरालिसिस जैसी जो चीज होती है, ये चीज जो होती है अकर हो जाती है। और ये जो मूवमेंट होती है मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का होता है, उसके बाद ये चीज खत्म। अभी इसको सिर्फ और सिर्फ स्लीप पैरालिसिस ही समझ रहा था और ये इवेंट्स उसके साथ पहले भी हुए थे जिंदगी में। लेकिन आज उस औरत ने ये बात बोली कि ये मेरे साथ रातें गुजारता था, मैं इसके साथ में ही रहती थी, मेरा पति है, इसने वो सब कुछ किया है मेरे साथ जो एक पति एक पत्नी के साथ कर सकता है। शायद उसने अपने होशो आवाज में ना किया हो लेकिन किया जरूर था। तो अभी के फादर ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया। उन्होंने उस पंडित को कॉल किया और पंडित को कहा कि तुम यहां पर आओ। तो पंडित जो था उसने यहां पर आस पड़ोस के लोगों से बात करी, वही जो जंगल के पास रहते थे, उन्होंने इस चीज को रिवील किया कि वो बबूल के पेड़ जो लाइन में लगे हुए थे उनके आसपास हमें अजीब तरीके की हवा महसूस होती थी। हमें नहीं पता वहां पे कौन था, लेकिन हम इन सब चीजों में मानते हैं कि उन चीजों को हम ना छुएं। तो उसने पूछा भी कि वो जले हुए के मार्क्स कैसे थे, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि यहां पर क्या हुआ, लेकिन ऐसा कहा जाता है। उस आदमी ने ये बात बोली तो उसने ये कहा कि आज से कुछ 100-150 साल पुरानी बात है, यहां पर कुछ 17-18 औरतें थी जिन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट कर दिया था। गांव का जो इधर वो होता है ना सरपंच, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया था क्योंकि वो औरतों के साथ में बहुत गलत काम करता था। अब आप समझ सकते हैं गलत काम से मैं क्या कहना चाहता हूं। तो उन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह कर दिया था और 100-150 साल पहले नियम वगैरह थे भी नहीं, उसको भी स्टोरी ढंग से याद नहीं थी। उसने बस यही कहा कि उन लोगों ने उन औरतों को यहां पर जला करके मार दिया, ये कह करके कि ये सारी की सारी चुड़ैलें हैं। और वो 17 या 18 औरतें जो थी वो शायद इसी जगह पर जली थी, इसलिए ये पेड़ यहां पर एक साथ लाइन में है। ये बात उसने बोल दी। पंडित ने आकर के सारी बात बताई और उसने ये भी कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि उस चुड़ैल ने मुझे ये साफ धमकी दी है कि अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो मैं यहां पे मारा जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए, हो सकता है कि वो आपको कभी भी कोई भी हानि ना पहुंचाए, वो इस लड़के के साथ में ही यहां पर रहे। मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी मंदिर या किसी मजार में ना जाइए, हो सके तो ऐसे ही रहिए। लेकिन ऐसे कोई कैसे रह सकता है जिस इंसान को ये बात मालूम हो कि उसके साथ में एक चुड़ैल रह रही है, वो कभी भी इधर नॉर्मली रह नहीं सकता। अभी ने ये बात कही, मैं जानता हूं इसका निवारण क्या है। अभी का मेंटल बैलेंस बिल्कुल ठीक था, वो ऐसा नहीं कि पागलों जैसा बिहेव करता था, नहीं। अभी ने कहा मैं जानता हूं इसका निवारण क्या है। इधर राजस्थान में मंदिर है, मैं वहां जाऊंगा और मैं
अकेले जाऊंगा वहां पर, क्योंकि अगर मैं सब लोगों के साथ में जाऊंगा तो हो सकता है कि यहां पर कोई दिक्कत हो जाए। मैं यहां पर अकेले जाऊंगा और आप लोग पीछे किसी दूसरी गाड़ी से यहां पर आ जाना। मैं यहां पर अपनी कार उठा करके जा रहा हूं और मैं अकेले जाऊंगा। वो यहां पर निकल पड़ा। उसके घर वाले उसको फॉलो ही कर रहे थे, वो भी दूसरी कार में थे, लेकिन उन्होंने ये चीज देखी कि रास्ते में जाते हुए जो यहां पर एक पहाड़ी इलाका पड़ता था, तो उस पहाड़ी इलाके में न जाने क्या हुआ, अभी ने अपनी गाड़ी को पूरा मोड़ दिया और उस खाई में उसने उस गाड़ी को कुदा दिया। ऑन स्पॉट अभी की डेथ हो गई। किसने उसको मारा, इस बात का जवाब उन लोगों के पास था। वो जानते थे कि वो औरत उसको किसी भी हालत में वहां मंदिर तक पहुंचने देती ही नहीं। अभी मर चुका था। अगर वो लोग शायद उसके साथ में जाते तो ऐसा हो जाता कि उन सारे लोगों की यहां पर मौत हो जाती। रिमी जो थी वो भी इस वक्त पर उनके परिवार वालों के साथ में उस मंदिर तक जा रही थी, क्योंकि उसका जाना भी जरूरी था। वो भी एक तरीके से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई तो थी ही, और वो पंडित भी जा रहा था, लेकिन वो लोग कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। अभी की जब डेड बॉडी को देखा गया, उसकी बॉडी पहचानने लायक तक भी नहीं थी। पूरी तरह से बॉडी क्रश हो चुकी थी। कार इतनी गंदी तरीके से क्रश हुई थी, यकीन मानो पूरी की पूरी बॉडी जो थी अभी की, वो आज तक भी नहीं मिली। सिर्फ उसका सर या उसके हाथ वगैरह जो थे बस वही मिले, और उसी का उन्होंने यहाँ पे क्रियाक्रम करा। उसके बाद में कभी भी ना तो उस औरत की मौजूदगी घर में फील हुई, ना ही अभी की। उनको ये लगता है कि उन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया जो वो कर सकते थे, लेकिन आज तक भी अभी के फादर अपने आप को कोसते हैं कि अगर मैंने लालच नहीं किया होता तो शायद मेरा बेटा यहाँ पर अनजाने में ऐसा कदम नहीं उठाता। शायद ऐसा हो सकता था कि उसकी जान भी बच जाती, क्योंकि उसके फादर ने ही यहाँ पर दहेज का लालच दिखाया था, जिसके चलते अभी ने यहाँ पर जल्दबाजी में ये कदम उठाया और उसने इस स्टेप को अंजाम दे दिया। लेकिन अब जो हो चुका था उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता था। एक ऐसा जख्म मिला जिसने यहाँ पर सिर्फ अभी की ही जान नहीं ली, अभी के साथ साथ रिमी, अभी का दोस्त, वो पंडित, रिमी की फैमिली और अभी की फैमिली, ये सारे लोग डायरेक्टली इस इंसिडेंट से इफेक्टेड हुए। तो यही था पूरा का पूरा इंसिडेंट कि किस तरीके से एक शरीफ, एक भोला भाला इंसान यहां पर एक चुड़ैल के चंगुल में फंस गया। तो ये था पूरा का पूरा इंसिडेंट। बाकी आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको, और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर दीजिए। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी ही रहेगी मेरी कि जब भी अपनी स्टोरी को भेजे तो जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में भेजिए, ताकि उन इवेंट्स को मैं उसी तमीज के साथ में आपके सामने रख सकूं जिस तरीके से आपने उन्हें मेरे सामने रखा है। अगर टाइप करने में प्रॉब्लम है आपको तो वॉइस मैसेज के जरिए भी अपनी स्टोरी इंस्टा पे डीएम मुझे कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब जल्द मिलता हूं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।